बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये हमारा अब स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर नंबर 5 का दूसरा पोर्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं फ्लूइड या फिर इसको कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं? मटेरियल्स हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो। ये बेंच के पास एबिलिटी है फ्लो करने की, तो ये सॉलिड है। लेकिन ये जो हवा आपको पंखे से नीचे की तरफ आकर लग रही है, ये फ्लो करके आ रही है, तो हवा यानी गैस किस स्टेट में है? लिक्विड फ्लूइड। यानी गैसेस और लिक्विड्स को कुल मिला के क्या बोलते हैं? मटेरियल्स हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो आर आइदर लिक्विड्स और गैसेस। अब आते हैं, बात करते हैं फ्लो पे, और उस पर एक बड़ी जरूरी बड़ी अहम बात ध्यान में रखनी है। उस पर ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। क्या सारे के सारे लिक्विड्स एक जैसी रफ्तार से फ्लो करते हैं? क्या शहद और पानी के फ्लो करने का मैकेनिज्म सेम है? तो शहद गाढ़ा है, पानी उतना गाढ़ा, लिहाजा इन दोनों के बर्तनों को उंडेल दिया जाए तो पानी तेज फ्लो करेगा और शहद स्लोली फ्लो करेगा। फर्क इस चीज का है, लिक्विड मुश्तमिल होता है लेयर्स पर। सबसे बॉटम लेयर, फिर उसके ऊपर लिक्विड की कुछ लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर। जब आप उसको गिराते हैं तो एक लेयर को दूसरी लेयर पे स्लाइड करना होता है, और स्लाइड गिरते हुए उसे सामना करना पड़ता है फ्रिक्शन का। इस फ्रिक्शनल इफेक्ट को जो लिक्विड में या गैसेस में मौजूद होता है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इस टॉपिक में हम विस्कोसिटी को इन डिटेल नहीं पढ़ने लगे, उसके लिए अलग टॉपिक है। लेकिन ये याद रखना कि किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन है वो बुनियादी तौर पे किस प्रॉपर्टी से मेजर होता है? विस्कोसिटी से। गाढ़ापन, फ्लो नहीं हो पा रहा आसानी से तो विस्कोसिटी ज्यादा है, और फ्लो बहुत आसान है तो विस्कोसिटी कम है। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। हमारे पास बुक में जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपके पास टॉपिक का नाम देखें, नॉन विस्कस एंड रेट ऑफ फ्लो। इस तरह से टॉपिक्स हैं। तो जो फ्लूइड जब किसी भी पाइप में से, जब किसी भी जगह से फ्लो करे, तो इसके दो बिहेवियर हो सकते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। ये क्या फ्लो होता है? मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड इज मेड अप ऑफ लेयर्स। तो ये फ्लूइड की पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर। एंड लेयर्स आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स। लेयर्स आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स। अगर फ्लूइड ऐसा खूबसूरत किस्म का फ्लो कर रहा हो ना कि कोई लेयर दूसरी लेयर में मिक्स ना हो रही हो, कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, तो ऐसे फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? या स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर फ्लो। बिल्कुल स्मूथ फ्लो, बिल्कुल रेगुलर फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें कोई लेयर दूसरी लेयर में मिक्स ना हो, कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, बल्कि पहला पॉइंट जिस रास्ते से गुजरा है दूसरा पॉइंट उसी स्पीड से उसी रास्ते से बाद में गुजरे। तो ऐसे फ्लो को स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं, और दूसरा नाम लेमिनर फ्लो भी है। लेकिन ऐसा फ्लो हमें नॉर्मली दो तरह से देखने को मिलता है। या तो फ्लूइड बहुत गाढ़ा हो, जैसे आपके पास कुकिंग ऑयल की बोतल हो और आप उसको उंडेल दें, तो कुकिंग ऑयल की जो फ्लो है किसी दूसरे बर्तन में, आप इमेजिन करें, इंतहाई स्मूथ फ्लो होता है, कोई लेयर दूसरी लेयर में मिक्सअप नहीं हो रही होती। या फिर बाइक से कभी मोबाइल का निकलना देखा हो, वो जब मोबाइल निकल रहा होता है आपको लग ही नहीं रहा होता कि मोबाइल फ्लो भी कर रहा है, बस एक काली सी लाइन ही नजर आ रही होती। ऐसा नहीं, ब्लैक सी लाइन नजर आ रही हो। तो लेमिनर फ्लो की खूबसूरती ये है कि अगर ये फ्लो हो रहा हो तो लगता ही नहीं है कि वाटर फ्लो कर रहा है। और इसको क्रिएट करना बहुत आसान है। कुकिंग ऑयल किसी बर्तन से उठा के दूसरे बर्तन में डालें, सिर्फ उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करें, आपको लगेगा कि भाई इसमें कोई लेयर दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो रही। लेकिन अगर आप टूटी के नीचे हाथ रख लेते हैं, दरियाओं में बहते हुए पानी को देख रहे हैं, तो दरिया का पानी आपस में इंटरमिक्स हो रहा है ना। तो जब लेयर्स आपस में इंटरमिक्स होने लग जाएं तो इस फ्लो को हम लेमिनर फ्लो नहीं कहते, बल्कि क्या कहने लग जाते हैं? टर्बुलेंट। द अनस्टेडी, द इरेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज टर्बुलेंट। रियल लाइफ केसेस में ज्यादातर फ्लोज कौन से हैं? टर्बुलेंट फ्लो है। लेयर्स आपस में मिक्सअप होती हैं, स्पीड कंट्रोलेबल नहीं होती। अब यहां पर ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, बुक पे नहीं बनी हुई। ये क्या डायग्राम? ये डायग्राम ये बताइए कि अगर फ्लूइड का फ्लो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में हो तो वो लेमिनर फ्लो हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने पे लेयर्स आपस में इंटरमिक्स होना शुरू हो जाती हैं, तो ये लेमिनर फ्लो है। यहां पर आपको कुछ हिस्सा लेमिनर नजर आ रहा है और कुछ हिस्सा टर्बुलेंट। इसे कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिशनल मतलब एक हालत बदल के दूसरी हालत में चले जाना। एक
अनवांटेड से एग्जांपल दे रहा हूँ, सिगरेट से जब धुआं निकलता है तो बिल्कुल सिगरेट के करीब वो बड़ा स्मूथ और बहुत रेगुलर लाइंस बना के निकल रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके वो यूं घूम घूम के ऊपर जाने लग जाता है। तो उसका पहला हिस्सा लेमिनर है। जैसे वो बुलंदी की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाती, स्पीड बढ़ने लगती है तो ट्रांजिशन आने लग जाता है, और ज्यादा हाई स्पीड्स पर वो लेमिनर से किस में शिफ्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में। अब जिस वेलोसिटी से पहले पहले फ्लो लेमिनर है उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? द वेलोसिटी अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट या द वेलोसिटी बिलो विच द फ्लो इज लेमिनर इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये आपको टॉपिक में भी पढ़ने को मिल जाएगा, वेलोसिटी का जिक्र मिलेगा कि वेलोसिटी की वजह से लेमिनर और टर्बुलेंट में क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है। नेक्स्ट पेज में आए, आपको एक टॉपिक मिलेगा रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो हमें हम ये साबित करेंगे कि किसी एक सर्टेन टाइम में पाइप से जो फ्लूइड गुजरता है, जो पानी का वॉल्यूम गुजरता है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है। वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो टॉपिक्स हैं, एक है रेट ऑफ फ्लो, एक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक ही टॉपिक दो तरह से प्रूफ किया हुआ है, एक आसान तरीके से, एक जरा लेंथी तरीके से। लेंथी तरीके पे जाने से पहले बच्चों, फ्लूइड्स की कैटेगरी में आप जब दाखिल हो जाते हैं ना तो कुछ नए पैरामीटर्स को रिवाइज करना पड़ता है। पढ़े आपने पहले हुए हैं, प्रेशर ये लाजुम व मलजूम चीज होती है फ्लूइड्स में, फोर्स पर यूनिट एरिया, फ्लूइड की डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और तीन डायमेंशंस का प्रोडक्ट। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई को अगर हम एरिया कह लें तो वॉल्यूम को एरिया ज़रब लेंथ भी लिखा जा सकता है। वॉल्यूम को एरिया ज़रब लेंथ भी लिखा जा सकता है। सो आप देखें इधर सब बच्चे, ये मेरे पास एक पाइप है ब्लैक लाइंस में, उसमें ये जो ब्लू शेडेड रीजन है, लेट इट बी द फ्लूइड। अब इस फ्लूइड ने जिस पाइप में से गुजरना है उसका एरिया ए है। फ्लूइड ने जो लंबाई घेरी हुई है वो एल है, और फ्लूइड यहां से मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से। ये जो एल है, लेंथ है, एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, पढ़ा हुआ ना सबने? तो वहीं से क्या बन गया, एल इज इक्वल टू वी टी। यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम। होता है वॉल्यूम जो होता है वो एरिया ज़रब लेंथ हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो बच्चों पूरी बोर्ड पर रखनी। पहले मैंने सिखाया एस इज इक्वल टू वी टी, लेंथ इज इक्वल टू वी टी। फिर मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम। ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, ध्यान इधर रखते हुए, ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मैंने क्या सिखाया, एरिया ज़रब लेंथ। वॉल्यूम, एरिया, लेंथ को क्या लिखा था, वी टी। अब बच्चों टाइम अगर आप इधर डिवाइड कर दो ना तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ओवर टाइम, और ये बराबर आएगा एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। इस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को बोलते हैं क्या, इसका यूनिट क्या बनेगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, टाइम का क्या होता है? तो बुक पे भी वेरीफाई कर लो, मीटर क्यूब पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो। इस पे अभी ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा मैं, इस टॉपिक के बाद जाऊंगा जब ये इसने ज्यादा अच्छा समझ आना है। तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट है, रेट ऑफ फ्लो, इट इज सिंपली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, इसे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं पढ़ लेना, ये क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जी हाँ जी, लीटर पर सेकंड भी हो सकता है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर भी होता है। तो फिलहाल इसको हम ऐसे यूनिट्स में लेके चलते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड। यहां तक क्लियर बच्चों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर जाने से पहले आइडियल फ्लूइड के नाम से एक कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन तकरीबन जीरो। मैं फिर कह रहा हूं, इस पे अभी इतनी तवज्जो नहीं देनी, इस पे डिटेल में हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे। विस्कोसिटी जीरो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे अगला टॉपिक प्रूफ होना है। डेंसिटी कांस्टेंट हो और फ्लो लेमिनर हो, ऐसे फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहेंगे। लेमिनर साइड पे कर दो, विस्कोसिटी साइड पे कर दो, डेंसिटी का कांस्टेंट होना समझना। पाइप जैसे मर्जी रस्तों का पाइप हो, पाइप तंग हो, पाइप खुला हो, जहां पाइप का एरिया ज्यादा हो तो ऐसा ना हो कि डेंसिटी वहां कम हो जाए, और जहां पाइप टाइट हो ऐसा भी ना हो कि डेंसिटी वहां पे बढ़ जाए। फ्लूइड में जितने रास्ते से पानी गुजरता रहे या फ्लूइड गुजरता रहे पाइप से, उसकी डेंसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे फ्लूइड को हम नाम देंगे कौन सा फ्लूइड,
अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का रियल लाइफ मीनिंग क्या है? पाइप से पानी का छिड़काव मैंने भी किया हुआ है, आपने भी किया हुआ है, ऐसे ही उसका आगे से मुंह दबा देने से क्या होता है? अचानक प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा चलो मैंने मान लिया प्रेशर बढ़ जाता है, स्पीड स्पीड बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप पहले पानी का छिड़काव कर रहे थे, आप 1 मिनट तक ओपन पाइप से छिड़काव करते रहे, मुंह नहीं दबाया उसका, बस 1 मिनट तक आप पानी का छिड़काव करते रहे। अगले मिनट शुरू होते ही आपने उसका मुंह दबा दिया और 1 मिनट तक मुंह दबाए रखा। पहले जितना पानी ही निकलेगा या अब पहले से ज्यादा पानी बाहर आएगा? द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। एक बहुत अजीब सी साइंस हुई है यहां पर। जब पाइप का आपने एरिया ज्यादा रखा था तो फ्लूइड की स्पीड कम आ रही थी। जब आप उसका एरिया कम कर देंगे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर चेंज 1 मिनट में पहले भी जितना पानी आया था अब भी 1 मिनट में उतना ही पानी आएगा। आपने सिर्फ स्पीड इंजॉय की है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंजॉय नहीं की। तो ये बिहेवियर किसी पाइप से फ्लूइड में एक साइड से एंटर होने वाला पानी बराबर रहता है दूसरी साइड से निकलने वाले पानी के, इसी का नाम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। सारी जिंदगी ऐसी यही की है, ठीक है? पाइप का मुंह दबाया, छिड़काव किया, ये जो कुछ हम कर रहे थे उसका नाम फिजिक्स में क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। साबित क्या करना है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ये मैंने अभी लिखा आइडियल फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी क्या रहे? जो डेंसिटी कांस्टेंट ना रहे तो वो आइडियल नहीं होगा, क्या होगा? नॉन आइडियल। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पाइप या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप। पाइप का कोई भी हिस्सा हो, खुले वाला हो या तंग वाला हो, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट क्या रहेगा? जहां एरिया ज्यादा था स्पीड कम थी, जहां एरिया कम किया प्रोडक्ट रिमेन्स। प्रूफ कैसे करना है? ये प्रूफ करना है A1 V1 इक्वल्स टू A2, जैसे नहीं बॉयल्स लॉ में करते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट। कैसे प्रूफ करना है? बुक पे और डायग्राम बनी है, मैं उससे भी आसान डायग्राम बना। ये पाइप का खुला हिस्सा है, ये पाइप का तंग हिस्सा है। इस साइड पे एरिया A1 है, फ्लूइड ने जो जगह घेरी हुई है वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 है, फ्लूइड की स्पीड v1 है, फ्लूइड का मास m1। ये फ्लूइड ट्रेवल करता हुआ तंग वाले हिस्से पे चला गया जहां एरिया A2 है, फ्लूइड की स्पीड v2 है, डिस्प्लेसमेंट x2 है और मास m2। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रूव तब होगी जब आपको ये पता हो कि ये कौन से कंजर्वेशन से साबित होनी है। जवाब है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तवज्जो पूरी रखनी है, मैंने ये डेरिवेशन आइडियल के लिए भी करवा देनी है और नॉन आइडियल के लिए भी, जिससे बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आइडियल फ्लूइड कैसे सॉल्व होता है और नॉन आइडियल कैसे सॉल्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का बच्चों मतलब ये है कि जितना मास पाइप से एंटर होएगा ना उतना ही मास पाइप जो एग्जिट भी करेगा। जितना एक साइड से मास दाखिल होगा उतना ही दूसरी तरफ से निकलना चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन होगी ना। मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा, फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है। फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दरम्यान में कोई पानी का हिस्सा, लिक्विड का हिस्सा पाइप से जुड़ा ना रह जाए, कोई लेयर पीछे ना रह जाए, कोई लेयर आगे ना निकल जाए। फ्लूइड क्या होना चाहिए है? आइडियल होना चाहिए। अब डेल्टा M1 और डेल्टा M2 को समझने के लिए हम पहले अलग से एक प्रोसेस सॉल्व करते हैं। मैं आसान से तरीके से बताता हूँ। मास डेंसिटी जरब वॉल्यूम होती है बच्चों, यहां से कंफर्म कर। हो गया कंफर्म? जागते रहना, ध्यान इधर रखना। मास डेंसिटी जरब वॉल्यूम, मास डेंसिटी जरब एरिया जरब डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम एरिया जरब लेंथ हो नहीं सकता, वॉल्यूम एरिया जरब लेंथ हो तो सकता है। अब यहां पे लेंथ ऑफ द फ्लूइड अगर डेल्टा x है तो मैं उसे डेल्टा x ही लिखूंगा। तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही है अभी तक। मास डेंसिटी एरिया स्पीड टाइम, S इज इक्वल टू वी टी। S इज इक्वल टू, कहानी कहां से शुरू हुई? मास डेंसिटी जरब वॉल्यूम, डेंसिटी जरब वॉल्यूम, डेंसिटी जरब एरिया और डिस्टेंस की जगह v और t आ गया। तो अगर m की ये पूरी इक्वेशन बन रही है
तो डेल्टा M1 बनेगा ρ1 A1 V1, और टाइम के साथ 1 2 नहीं लिखना क्योंकि हमने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सपोज करना है दोनों हालतों में। तंग एरिया के साथ भी 1 मिनट, खुले एरिया के साथ भी 1 मिनट। तो M2 क्या बनेगा, ρ2 A2 V2 डेल्टा T। टाइम को टाइम से कट कर दें हम, तो हम यहां तक तो पहुंच गए ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। यहां तक बच्चों सब बच्चों को समझ आ रही। अब यहां से दो रास्ते हैं हमारे पास, ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 से आगे दो रास्ते हैं। अगर फ्लूइड नॉन आइडियल है और अगर फ्लूइड आइडियल, आपने पेपर में ये वाला ऐसा लिखा, लेकिन आपके वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्लैरिटी आए, क्योंकि इससे कुछ एग्जांपल सॉल्व होने, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, जरूरी है इसको भी करना। अगर फ्लूइड नॉन आइडियल है तो डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि फ्लूइड नॉन आइडियल है। हो सकता है कहीं डेंसिटी बढ़ गई हो सकता है कहीं डेंसिटी कम हो गई हो। तो आप ρ1 A1 V1 लिख के ρ2 A2 V2 लिख के डेंसिटी को काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लूइड नॉन आइडियल है। डेंसिटी हो सकता है बदल गई हो, कटेगी नहीं, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड के बराबर नहीं रहेगी। इस सूरत हाल में हम कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ रो ए एंड वी, इन तीनों का प्रोडक्ट रहेगा क्या, कांस्टेंट। लेकिन अब चलते हैं आइडियल पे। आइडियल का मतलब है कि डेंसिटी 1 बराबर है डेंसिटी 2 के, मतलब इनका एक ही नाम है, इसका नाम डेंसिटी है। अगर इसका नाम डेंसिटी है तो फिर रो A1 V1 रो A2 V2 में डेंसिटी हो गई कैंसिल, A1 V1 इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड क्या रहेगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट क्या होता है, रो ए वी का प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन ये कांस्टेंट कौन कांस्टेंट भाई, रो ए वी और इधर लिखा है ए वी। दिमाग को रिवर्स गियर भी लगाना है और दोबारा जगाना भी है, सीधे होकर जरा अटेंटिव होकर बैठना जरा। ये क्या लिखा हुआ है, वही नहीं लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ए वी किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ओवर, तो प्रोडक्ट ऑफ ए वी असल में क्या है, और रेट ऑफ फ्लो वो यही तो बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है। खुले एरिया से 1 मिनट में आने वाला पानी तंग एरिया से 1 मिनट में आने वाले पानी के बराबर होगा, बढ़ती सिर्फ स्पीड है, पानी की मिकदार नहीं बढ़ती। अच्छी तरह समझ आ गया, बढ़नी सिर्फ स्पीड है, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं भरेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम समझो कि पाइप का मुंह दबा दिया है तो बाल्टी छेती भर जाएगी, बाल्टी 1 मिनट में उतनी ही भरेगी जितनी उसने खुले एरिया के साथ भरना था, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एरिया और स्पीड क्या होता है, वॉल्यूम ओवर टाइम। यूनिट क्या था, मीटर क्यूब पर सेकेंड। बट लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ए और वी वॉल्यूम ओवर टाइम है, इधर ध्यान देना, डेंसिटी लिखा मैंने, ए और वी क्या है, वॉल्यूम ओवर टाइम। डेंसिटी जरा वॉल्यूम क्या होता है, दोबारा ध्यान देके, डेंसिटी जरा वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या बन रहा है, डेंसिटी जरा इज इक्वल टू मास पर यूनिट। तो बच्चों जैसे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वॉल्यूम ओवर टाइम होता है, रो ए वी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है, लेकिन वो वॉल्यूम ओवर टाइम नहीं, और यहां पे इसका यूनिट के जी पर सेकंड बनेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं बनेगा। दो फर्क, इक्वेशन आइडियल हो आसान रास्ता है, A1 V1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए वी रिमेन्स केड़ा कांस्टेंट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिट इज मीटर क्यूब पर। लेकिन जब ये नॉन आइडियल था तो डेंसिटी फॉत नहीं हुई थी, डेंसिटी वही इक्वेशन में मौजूद है। अब डेंसिटी जब ए वी के हिस्से से मल्टीप्लाई होगी तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बाद मास पर यूनिट टाइम बन जाएगा। तो नॉन आइडियल के लिए कांस्टेंट क्या रहता है, मास पर यूनिट टाइम, आइडियल के लिए कांस्टेंट क्या रहता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। द इक्वेशन इज नोन एज
based upon law of conservation of mass. All clear?